स्टूडेंट्स, मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका आज यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है और ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आज आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और चलिए देखते हैं एक के बाद एक कौन कौन से प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में यानी कि प्रैक्टिस सेट जो है उसमें डाले गए हैं और साथ में हम उसके उत्तर भी देखते चलेंगे। इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना, फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेना। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाएंगे भाई। यहाँ ये निर्देश दिए हुए हैं जो कि आपको पता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि सही विकल्प का आपको चयन करके लिखना है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, ये देखिए भाई, ये हो गया इसका सही उत्तर 23 डिग्री 30 यहाँ पे उत्तरी अक्षांश। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर द। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है अब्राहम लिंकन का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। तो इसका अच्छे से याद कर लीजिए उत्तर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि एकदम ऑप्शन नंबर आ। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय पूंजी, उत्पादक, साधक और लास्ट का है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न कहता है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये है इसका उत्तर, इतने वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है। फिर खाली स्थान का प्रश्न क्रमांक 2 कहता है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा मालवा। मालवा का पठार स्थित है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 कहता है 1804 ईस्वी में ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो किसने किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट। सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो बहुसंख्यक मतदान के द्वारा। सही उत्तर है इसका बहुसंख्यक मतदान के द्वारा। बहुसंख्यक मतदान द्वारा। उसके बाद है कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाता है। कार्यशील पूंजी। फिर अगला है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में पहला है खारे पानी की झील को लैगून कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। ये भी सत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा है भारत देश सन 1950 में स्वतंत्र हुआ। तो ये भी असत्य, आपको पता है 1947 में हुआ था। फिर पालमपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं। ये भी
असत्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सत्य है, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा असत्य है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में लाना है आपको। तो हम पहला देखेंगे चिल्का झील। तो इसकी जो सही जोड़ी है वो है खारे पानी का यहाँ पे झील, दोआब। तो इसका क्या होगा, दो नदियों के बीच का भाग। फिर BR अम्बेडकर, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। फिर चौथा है राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष। फिर है पांचवा पालमपुर गांव। तो पालमपुर गांव क्या है, एक काल्पनिक गांव है। सिंचाई, छठवा, तो सिंचाई का सही हो जाएगा बिजली के पंप और नहरों से। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर जो है वो पहला है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे राज्य कितने हैं, 28, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न। तो 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था। तो जॉन लॉक ने लिखा था। किसने लिखा था, जॉन लॉक ने लिखा था। उसके बाद अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति या महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति। तो आप बोल्शेविक याद कर लीजिए, इसे बोल्शेविक नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का, जॉर्जी गैपोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़े से कठिन नाम है पर आपको याद इनको कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे धर्मनिरपेक्षता पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। मतलब कि धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ ना किया जाए। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको अच्छे से पता होगा। फिर उसका छठवा है ITI का पूरा नाम क्या है। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो है ITI का पूरा नाम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। उसके बाद अथवा में है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार और साथ में कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये हुआ आपका भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था कि कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये यहाँ पे कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन किन नामों से जाना जाता है और इसका अथवा है भाबर क्या है। तो इन्हें उत्कल मैदान और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 2 नाम है मुख्यतः। उसके बाद अगले का भाबर क्या है का उत्तर यहाँ पे ये है, ये शिवालिक ढलानों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी है जहाँ पहाड़ों से उतरती नदियाँ कंकड़ जमा करती हैं। उसके आगे भी उत्तर है कि ये नदियाँ इस क्षेत्र में कंकड़ों से होकर बहती हैं और इसलिए नज़रों से ओझल हो जाती हैं। ये कुछ दूरी में दक्षिण तराई क्षेत्र पुनः प्रकट होती हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, अफवाह तंत्र से क्या आशय है। इसका अथवा है हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। ये रहा इसका उत्तर, इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये रहा आपका हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रमुख 2 आर्थिक महत्व, तो जो कि है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। इसको और आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना है, इसका वर्णन करना है। आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पे। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है गिलोटिन क्या था
और फिर 100 कुलौत का अर्थ लिखिए। तो बेटा ये रहा इसका अर्थ कि गिलोटिन क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि मृत्युदंड देने के लिए कर्तन यंत्र है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में इसका उपयोग हुआ था। आविष्कारक जो है वो डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे इसको रखा गया। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे 100 कुलौत का अर्थ है बिना घुटने वाले। यह शब्द जैकोबिनों द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक उग्रवादी राजनीतिक समूह था। उन्होंने खुद को अलग दिखाने के लिए बिना घुटने के जो है पतलून पहनने वाले कुलीनों के विपरीत लंबी धारियों वाले पतलून पहनने का फैसला किया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश के में किस प्रकार आतंक फैलाया। तो जैकोबिन्स बार बार आ रहा है। उसके बाद फिर सेकंड है, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। तो चलो भैया ये देख लेते हैं कि जैकोबिन्स क्या है। तो ये एक प्रभावशाली राजनीतिक क्लब था। उसके बाद फिर इसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व है। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये रहा इसका उत्तर, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। तो प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना होगा। तो लीजिए इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, सरकार के दो मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं। तो ये रहा इसका उत्तर कि लोकतंत्र किसे कहा जाता है, ऐसी सरकार जिसमें सत्ता लोगों में ही निहित हो और उनके द्वारा ही चुना जाए। जो सरकार का प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा ही चुना जाए। उसके बाद दूसरा उत्तर है, सरकार दो प्रकार की, राजतंत्रीय और लोकतंत्रीय। फिर देखिए अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं, लगभग 10 प्रश्न। संविधान सभा क्या है, संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो ये संविधान सभा के बारे में दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इत्मीनान से आप पढ़ लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट है संघीय सरकार। तो जिसे केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है, ये एक प्रकार की सरकार है जिसमें देश विभिन्न राज्यों या प्रांतों में विभाजित किया जाता है। इन इकाइयों के साथ सत्ता साझा की जाती है। तो इसका मतलब होता है संघीय सरकार, जो कि देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों में जिसे विभाजित किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 पे, प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए और संविधान क्या है। ये है प्रस्तावना का अर्थ, किसी पुस्तक, दस्तावेज या कानून का प्रारंभिक भाग। आप निबंध में भी देखते होंगे कि जो परिचय होता है उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो इसे पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद संविधान के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, जो कि प्रश्न का अथवा है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। संविधान के जो यहाँ पे सरकार है उसके जो विभिन्न अंग हैं वो यहाँ पे दिए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान इनके बीचों के संबंध का यहाँ पे निर्धारित करता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे साधन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कृषि के अलावा कौन कौन सी क्रियाएं। तो परिवहन, दुकानदारी, डेयरी, लघु उद्योग, ये सब जो है कुछ क्रियाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पे, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, रबी और खरीफ की फसलों में कोई दो अंतर लिखिए। बहुत सरल। तो ये देखिए रासायनिक उर्वरक के बारे में, तो यहाँ रासायनिक उर्वरक के बारे में जो दिया गया है वो आप पढ़ लें। उसके बाद फिर यहाँ पे खरीफ और रबी की फसल में दो अंतर, बहुत ही सरल है। आप बचपन से अभी 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है और ये मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ
शुरू होती है। इसमें फसलों के फेंकने में कम समय लगता है। फसलों को पकने में, यहाँ फेंकने गलत लिखा हुआ है, पकने हैं। इसके बाद पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। आप यहाँ पे उदाहरण भी लिख सकते हैं खरीफ और रबी की फसलों का। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 पे। बस पेपर एंड होने वाला है, तो जल्दी जल्दी फटाफट इन प्रश्नों को और देख लीजिए। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है और शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है? ये रहा इसका उत्तर कि मानव पूंजी है जो वो नवाचार और सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ा सकती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर क्या है। इसका मतलब है कि प्रति 1000 में जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या, मतलब 1000 जो जन्म होते हैं उन पे 1 वर्ष में कम उम्र के जो बच्चे हैं, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उन 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो रही, ये होता है शिशु मृत्यु दर। फिर आ जाते प्रश्न क्रमांक 18 पे। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। और नीचे अथवा है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, इसके भी कोई 2 कारण लिखिए। बड़े प्रश्न हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के 3 प्रमुख लाभ, व्यापारिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, रणनीतिक यानी रणनीति से संबंधित, व्यापार से संबंधित और सांस्कृतिक लाभ। तो ये तीनों लाभों को आपको पढ़ लेना है। पहला स्क्रीनशॉट लो बेटा, उसके बाद फिर ये दूसरा स्क्रीनशॉट। उसके अलावा कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर के 2 कारण है। पहला है अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के करीब है, जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से बहुत दूर है। इसके 3 कारण आप लिख सकते हैं, ये दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, मतलब पहले कारण के अंदर 3 कारण हैं। अक्षांशीय स्थिति को इन्हें वर्णन करके 3 यहाँ पे आपको पॉइंट लिख के वर्णन किया है। फिर दूसरा है सूर्य के प्रकाश का कोण, तो इसको भी 3 पॉइंट्स में आपको वर्णन कर देना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 19, बांगर और खादर में अंतर लिखिए और नीचे अथवा में है निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। देखो बच्चों, यदि आपने इतने प्रश्न अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आप फटाफट इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। आपने आई होप अच्छी तैयारी की होगी, पर इन प्रश्नों को आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो ये हो गया आपका बांगर और खादर मिट्टी में अंतर। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है ये भारतीय मरुस्थल के बारे में टिप्पणी, तो इसको भी मैं जूम कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर सेकंड है मध्य उच्च भूमि, तो लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर तीसरा है यहाँ पे भारत के द्वीप समूह, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पे। प्रक्षण बेरोजगारी का अर्थ लिखिए और अथवा में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये हो गया प्रक्षण बेरोजगारी का अर्थ, वह स्थिति जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों। अगर कुछ लोग काम करना भी बंद कर दे तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, मतलब कि काम में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगना ही। और प्राथमिक क्षेत्र के बारे में ये यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि आता है, वानिकी यानी वन से संबंधित, फिर मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाते प्रश्न क्रमांक 21 पे। रूसी राज्य क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी, वर्णन कीजिए। और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हो जाएगा उत्तर, ये आपको देख लेना है। इसकी राजनीतिक स्थिति यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर राजनीतिक स्थिति का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आर्थिक स्थिति, फिर सामाजिक स्थिति और फिर क्रांति के कारण। उसके बाद फिर यहाँ रूसी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बारे में यहाँ लिखा गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 22, लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है। उसके अथवा में है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए। लोकतंत्र सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है और एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना है। विस्तार में देखें तो सत्ता का सदुपयोग,
जो है वो करना, यानी कि दुरुपयोग को रोकना, नियंत्रण और संतुलन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, जवाबदेही, लोकतंत्र को मजबूत करना, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये उत्तर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर लोकतंत्र के आपको बारे में 4 तर्क लिखना है, तो ये हो जाएगा। पहला है जवाबदेह सरकार, दूसरा समानता और स्वतंत्रता, तीसरा संघर्षों का समाधान और चौथा है नागरिकों की गरिमा। तो ये 4 हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता और भी आपको जो याद आए तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है फिर यहाँ मानचित्र, तो भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना। अरावली श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, शिवालिका श्रेणी और मेजो पहाड़ियाँ। नीचे यहाँ पे आपको पूर्वी घाट, पुलिकट झील, सांबर झील और विंध्याचल, ये 4 दर्शाना। तो ये आप अपनी किताब में से देख लें। तो यहाँ पे पेपर आपका समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।